गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर 8 भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण, जिसमें आज हम संविधान के मूलभूत लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 से लागू विश्व का सबसे बड़ा भारत के लिखित दस्तावेज के कुछ विशिष्ट तथा मूलभूत लक्षण निम्न अनुसार है, जिसमें पहला है लिखित दस्तावेज। ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान लिखित स्वरूप में है। ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत के अलावा सभी देशों के संविधान कैसे है? लिखित स्वरूप में है। भारत की सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने भारत के लिए एक लिखित संविधान का स्वरूप निश्चित किया। दूसरा है संविधान का आकार। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। हमारे भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। 395 अनुच्छेदों, आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट, वर्तमान में 12 परिशिष्टों का समावेश किया गया है। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट है, जिसमें वर्तमान में 12 परिशिष्टों का समावेश किया गया है। इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उसके आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानिक स्वराज की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा समाज के वंचित समूहों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा विशाल, विस्तृत तथा ब्यौरेवार है। तीसरा, एकल नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अमेरिका के देशों में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात पहली नागरिकता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तथा दूसरी वह जिस राज्य में निवास करता है। इस प्रकार से वहाँ पर दोहरी नागरिकता प्राप्त है, उस राज्य की नागरिकता। जबकि हम भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हो तो हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है, वह है भारतीय नागरिकता। हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। चौथा, मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र। भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय तंत्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में इस प्रकार के शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का एक समूह है। इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। संघ शब्द द्वारा भारत में संघ तथा इकाई राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन न किया जा सका, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सका। ऐसे स्थायी संबंधों का लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इकाई राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, उसको साथ में ही रहना पड़ेगा। संघ सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं प्रदान की गई है, उनके पास अनेक महत्वपूर्ण सत्ता है। समवाय तंत्र में केंद्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकारें के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है, सत्ता को बांटा गया है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण कर सके। संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ
निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता और कार्य विभाजन को लेकर उत्पन्न की गई किसी भी विवाद के संदर्भ में संविधान का अर्धघटन करके विवाद का समाधान कर सकती है। भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है। इसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें पहली सूची केंद्र सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है। हमारे केंद्र सूची में कुल कितने विषयों का समावेश किया गया है? 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। सिर्फ संसद ही इसका कानून बना सकती है। राष्ट्रीय महत्व के विषय में जैसे संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणु शक्ति, वित्त, बीमा, बैंकिंग, डाक तार, रेलवे आदि क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का ही अधिकार है। दूसरा है राज्य सूची। इसमें कुल 66 विषयों का समावेश किया गया है, जिन पर कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, जमीन, आंतरिक व्यापार और वाणिज्य विषयक सेवा आदि का समावेश राज्य सूची में किया गया है। अगर केंद्र को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो रही है, तो उस राज्य की सहमति तथा सहमति के विरुद्ध भी केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भेज सकता है। तीसरा है संयुक्त सूची। संयुक्त सूची में कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है। इसमें 47 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। लेकिन जब भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून के कारण दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है, उसे सबसे ऊपर माना जाता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में संयुक्त सूची के विषयों के संदर्भ में केंद्र को विशेष सत्ता सौंपी गई है। इस सूची में दीवानी और फौजदारी मामले, विवाह, तलाक तथा भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश किया गया है। इसके बाद है से सत्ताएं। जिस विषय के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सका, ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया गया है, वो अलग से है। इन अतिरिक्त विषयों अथवा शेष सत्ता में शामिल विषयों पर कानून का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करने की संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार यानी कि संसद को प्राप्त है। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया है। उत्पाद शुल्क, आयात निर्यात कर, आयकर आदि अधिक आय प्राप्त करने वाले करों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को, जबकि विक्रय कर, मनोरंजन कर, राजस्व, शिक्षण कर जैसे कम आय वाले करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। इसीलिए राज्य को केंद्र से अनुरूप के रूप में अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार रखना पड़ता है। अब है 5वां, आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तीसरा, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो, तो केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित कर राज्य में राष्ट्रीय प्रतिशासन लागू कर सकती है। तीसरा,
सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है, उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार इन तीनों आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी संघीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एक तंत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू करने पर संघीय शासन व्यवस्था रहती है। छठा है संसदीय शासन पद्धति। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा की रचना होती है। उनके द्वारा चुने गए लोगों से ही लोकसभा की रचना होती है। लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता होती है, उसकी ही वास्तविक सत्ता मानी जाती है। संसद के 2 सदन हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा है। संसद सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी वह सत्ता पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्य का प्रशासन राज्यपाल यानी कि गवर्नर के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। इसकी रचना 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है, उसे चुनता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं बहुत कम हैं, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण, सर्वोपरि तथा निर्णायक है। 7वां स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुगठित न्यायतंत्र। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुगठित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में अर्थात राज्य स्तर एवं उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इसके उपरांत विशेष न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है, उसे स्वीकार करना होता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्थघटन से संबंधित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने की अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। 8वां है संविधान संशोधक उपबंध। भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन किया गया है। समय और संयोगों के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली, कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है। दूसरा, कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा, संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3
बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। यदि केंद्र तथा राज्यों के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायालय के फैसले के आधार पर भी संविधान में सुधार किया जा सकता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण भारतीय संविधान परिवर्तनशील तथा लचीला माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता। राज्य की स्वीकृति के बिना संशोधन संभव न होने के कारण हमारा संविधान दृढ़ है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण माना जाता है। 9वां, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। इस विषय पर हमने आगे विस्तृत चर्चा की है। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, संप्रदाय, संपत्ति, जन्म स्थान आदि के भेदभाव के बिना स्वतंत्र रूप से समान मत देने का अधिकार वास्तव में एक प्रगतिशील तथा साहसपूर्ण कदम है। मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार होता है। चुनाव में दिनों दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में वृद्धि, इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता एवं लोकतंत्र की परिपक्वता तथा सफलता की निशानी मानी जाती है। 10वां, धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना में हमने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को स्वीकार किया गया है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या उसका समर्थन नहीं करता। राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। इस मामले में राज्य तटस्थ है। भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात अथवा धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा तथा आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक विशेषाधिकार तथा सुविधाएं प्रदान की गई है। मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। 11वां, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र के अधीन जो कार्य या प्रशासन किया जाता है उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। संसद की सत्ताओं की अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों तथा अध्यादेशों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसलों तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने की सत्ता न्यायालयों को सौंपी गई है। अगर न्यायालय को विश्वास हो कि बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ सुसंगत नहीं है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। 12वां, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य एवं लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार का आविष्कार तथा
6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का भी प्रावधान हमारे संविधान में इसका भी समावेश किया गया है। 13वां, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्य को सौंपा गया है। राज्यों का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इस सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। 14वां, पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। समाज के पिछड़े वर्गों तथा पिछड़ी जातियों तथा विकास में पीछे रह गए समूहों के उत्कर्ष के लिए तथा उन्हें सामान्य प्रभाव में जोड़ने के लिए सक्षम बनाने हेतु संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभा और स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसलिए कुछ सीटें इनके लिए भी आरक्षित की गई है। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए निर्धारित सीटों का कुछ भाग इनके लिए आरक्षित रखा जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए इन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति का लाभ तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव तथा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेष व्यवस्था की गई है।